कि जजों के क्या संपत्तियां हैं जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर कोई भी जाके खोल के, उसमें कोई गोपनीयता नहीं है, न कोई ओटीपी है, वो जाके देख सकता है कि किसकी कितनी संपत्ति है। खन्ना साहब ने एक और काम किया है कि 2022 के बाद से जितने भी आपके क्या कहते हैं कॉलेजियम से जब नामों का जो आपका क्या कहते हैं कैसे चयन हुआ, क्या हुआ, उसमें आईबी की रिपोर्ट के भी नमूने, इसको भी पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दिया है। यशवंत वर्मा के बारे में जो 2 चीफ जस्टिस और 1 महिला जज की जो कमेटी थी, जी उसने 4 या 5 मई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है चीफ जस्टिस को, बंद लिफाफे में। 37 जजों में 21 जजों ने तो अपना जो है वो क्या कहते हैं अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है। जुडिशरी में जब से यशवंत वर्मा का मामला आया है और उसके पहले से ही जुडिशरी सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटी जिनको कहते हैं, सोशल मीडिया और आम लोगों के जो है क्या कहते हैं निशाने पर है, क्योंकि जुडिशरी में लग रहा है लोगों को कि आम लोगों का विश्वास कम हो रहा है और ये लग रहा है कि चीन चीन के न्याय हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक मजबूत आधार है और ट्रांसपेरेंसी अगर टॉप से शुरू हो तो नीचे तक फिल्टर डाउन होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से 21 जजों का संपत्ति का ब्यौरा आप देख सकते हैं, 12 अभी बाकी। सवाल ये है कि इसी तरह जो की व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी में और विधायिका में फॉलो की जाएगी। जस्टिस वर्मा का केस पता ही होगा, लाखों रुपए के बंडल जले पाए गए थे और उसके बाद ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर भी नैतिक दबाव। लोकशाही में समीक्षा सभी की होती है, चाहे वो संसद हो, न्यायपालिका हो, चाहे कोई और भी डिपार्टमेंट हो। तो क्या इसको ऐसे भी समझा जाए कि नैतिक दबाव की वजह से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, जिस भी वजह से हो, लेकिन है तो अच्छा है। क्या होंगे इसके दूरगामी प्रभाव और किस मामले में इस तरह का निर्णय आया है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। और ट्रांसपेरेंसी, इसी के लिए आरटीआई एक्ट बना, लेकिन अब पिछले 10 साल में आरटीआई एक्ट को भी डिफंक कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। जेपी सिंह साहब, लगातार आप सुन रहे हैं, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और एडवोकेट भी हैं। इनसे समझते हैं कि जरा इसको विस्तार से हमें भी समझाएं और हमारे दोस्तों को भी समझाएं। स्वागत है सर। जी सर। देखिए सर, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं जी कि जिस तरह एमएलए और एमपी या लोक सेवक का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल होता है और उसमें एक एफिडेविट के माध्यम से अपने और अपने परिवार की संपत्ति घोषित होती है जी और साथ में जो अपने खिलाफ अगर कहीं कोई आपराधिक मामला है या रहा है उसका भी विवरण घोषित होता है। उसी तरह न्यायपालिका में भी नियुक्तियों के पहले घोषित किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशियरी से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए और वो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, जिस तरह एमपी एमएलए का चुनाव आयोग की साइट पर उपलब्ध है, कोई भी देख ले और इसके आधार पर कदाचार का मामला भी चलता है कि इन्होंने अपनी आय सही नहीं घोषित की या इन्होंने अपने आपराधिक विवरण को घोषित नहीं किया। बाद में ये हल्ला होना कि इन्होंने नहीं घोषित किया या घोषित नहीं कर रहे हैं या बाद में नखरेबाजी, तो इस सब से इससे बचा जा सकता है जी और ये एक व्यापक न्यायिक सुधार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, सरकार चाहे जिसकी हो। और ये सरकार की जो पॉलिटिकल खिड़की है जिससे वो किसी को भी जो है जज नियुक्त कराती रही है और अब जो कॉलेजियम पर दबाव डाल के अपने भी नाम घुसवाती है, उस पर भी रोक लगेगी। जैसे आप आईबी की रिपोर्ट लेते हैं
वैसे आईबी की रिपोर्ट को भी काउंटर चेक होने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आईबी भी जो है क्या कहते हैं, आईबी में भी मनुष्य ही हैं, और वो लोग भी जो है वो क्या कहते हैं, तमाम विभिन्न कारणों से प्रिजुडिस होकर, किसी के कहने से प्रभावित होकर, किसी न किसी नाम के आगे ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो बाद में मिथ्या साबित होती हैं, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि तब फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं, ठीक नहीं किया जा सकता। अब जुडिशरी में जब से यशवंत वर्मा का मामला आया है, और उसके पहले से ही जुडिशरी सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटी जिनको कहते हैं, सोशल मीडिया और आम लोगों के जो है क्या कहते हैं निशाने पर है, क्योंकि जुडिशरी में लग रहा है लोगों को कि आम लोगों का विश्वास कम हो रहा है, और ये लग रहा है कि चीन चीन के न्याय हो रहा है। और जहां सरकार का मामला आ जाता है, वहां इस पर और सवालिया निशान लग जाता है कि ज्यादातर जज हमारे राष्ट्रवाद के मोड में सरकार के पक्ष में है, और ये विशेष रूप से कोविड के समय से ही ये परिलक्षित हो रहा है। और भी तमाम जजों के आचरण इस तरह के हैं कि इसमें जो है वो क्या कहते हैं, सवाल उठते रहे। 6 महीने 7 महीने का ही कार्यकाल हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस का है, जो 13 तारीख को समाप्त हो रहा है, 13 मई को। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने ईमानदार होना नहीं चाहिए, ईमानदार दिखना भी चाहिए कि तर्ज पर जब से ये यशवंत वर्मा वाला मामला हुआ है, तब से उन्होंने कुछ ज्यादा ही इस पर सतर्कता दिखाई। और कुछ कहने के पहले मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले 5 मई को आपके क्या कहते हैं वक्त पर जो है वो के संशोधन पर सुनवाई होनी थी जी। और पूरे देश की जनता को, सोशल मीडिया को, आपके सिविल सोसाइटीज को, अल्पसंख्यक संगठनों को, समुदाय को ये पूरी उम्मीद पाई जाती थी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ निर्णायक जो है निर्णय देगा। लेकिन मामला जो है वो 14 तारीख के लिए टल गया, और 13 को ये रिटायर हो रहे, 14 तारीख को जस्टिस गवई की पीठ में होगा। लेकिन बाद में जो और तथ्य सामने आए, उससे ये लगा कि कहीं ना कहीं 5 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई में कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी थी। मसलन 1300 कुछ पेज का जो है वो उन्होंने जो है क्या कहते हैं जवाब लगाया है केंद्र ने, और उसके बाद जो रिज्वाइंडर है वो भी, चूंकि 5 याचिकाएं सुन रहे हैं, तो 5 याचिकाओं की ओर से जो है रिज्वाइंडर भी आया होगा, तो मतलब कहने का मतलब कि 2000 से अधिक का 2500 3000 पेज हो गया होगा, जो इतने कम समय में पढ़ना सबके लिए विधिवत पढ़ना, मैंने सरसरी निगाह से देखना अलग बात है। जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सरसरी निगाह से देखा, लेकिन इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, मुद्दे और प्रति मुद्दे, मतलब मुद्दों की काट, कि उसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और सुनवाई करना पड़ेगा, जो 1 दिन 2 दिन में संभव जरा मुश्किल है। तो खैर उस आधार पर टाल दिया, लेकिन इससे उनकी इमेज में डेंट लगा। मैं साफ बात कहना चाहता हूँ, लगा कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं ये जानबूझ के इन्होंने इसको 13 तारीख के लिए टाल दिया, उसी दिन निर्णायक निर्णय कुछ या अंतरिम आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसके अगले दिन सीबीआई के निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रधानमंत्री, तीनों लोगों को बैठक में शामिल होना था। तीनों लोग शामिल हुए। जस्टिस खन्ना के पहले ये परंपरा थी कि सरकार की ओर से जो भी प्रस्ताव आता था, आमतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके प्रतिनिधि जो भी बैठक में रहते थे, वो जो सरकार की ओर से प्रस्ताव आता था उसमें हाँ में हाँ मिला देते थे। ये पहली बार है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के मामले में पार्टी बनने से एक प्रकार से इनकार कर दिया और तटस्थ रखा। उन्होंने कहा क्या मतलब जो बाहर निकल करके बातें आ रही हैं कोई तय नहीं हुआ, जिससे ये लगा कि उन्होंने किसी भी नाम पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि पहले लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री आपस में सहमति कर लें, फिर हम अपनी सहमति या असहमति बताएंगे। और जो नाम आए थे उस पर जो है वो क्या कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को आपत्ति थी। लीडर ऑफ अपोजिशन जो चाहते थे नाम, उस पर उनको आपत्ति थी। नतीजा था कि बिना जो है किसी निर्णायक
जो है दौर के बैठक जो है समाप्त हो गई। तो इसमें भी जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ न मिलाकर कहीं न कहीं अपनी तटस्थता का और अपनी पारदर्शिता का परिचय दिया कि हम किसी के साथ नहीं है, जो उचित हो वो किया जाए। ये पृष्ठभूमि बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सी मिथक और बहुत सी गलत बातें सब मार्केट में फैली हुई हैं। जी और वैसे भी हमारे चीफ जस्टिस को माना जाता है कि वो उनके पृष्ठभूमि विचारधारा विशेष की रही है, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये प्रदर्शित किया है कि वो तटस्थता और पारदर्शिता के पक्षधर। अब आइए 33 जजों में 21 जजों ने तो अपना जो है वो क्या कहते हैं अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है। उस 21 जजों में जो एक के बाद एक चीफ जस्टिस बनने वाले जज हैं वो शामिल हैं। जैसे आपके अभी बनने जा रहे हैं गवई साहब, जस्टिस गवई, वो शामिल हैं। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत हैं, वो शामिल हैं। जस्टिस विक्रमनाथ भी चीफ जस्टिस कुछ दिन के लिए बनेंगे, वो शामिल हैं। तो इस तरह 23 जजों ने वो 21 जजों ने दिया है, 13 जज बचे हुए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने आशा व्यक्त की है कि जल्दी ही वो अपने जो है वो संपत्ति का विवरण देंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिलहाल जितना था उतना जो है प्रकाशित कर दिया गया है। ये प्रवृत्ति भी यशवंत वर्मा के बाद शुरू हुई कि यशवंत वर्मा के मामले में जो पुलिस की रिपोर्ट थी जो चीफ जस्टिस को मिली थी, उन्होंने पहली बार उसको जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल के सार्वजनिक कर दिया। प्रसंगवश यहाँ आपने यशवंत वर्मा का उल्लेख किया और बार बार आ भी रहा है कि उसी के बाद ये सब शुरू हुआ है, तो उनका भी एक उल्लेख करना जरूरी समझते हैं। यशवंत वर्मा के बारे में जो 2 चीफ जस्टिस और एक महिला जज की जो कमेटी थी जी, उसने 4 या 5 मई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है चीफ जस्टिस को, बंद लिफाफे में, जो अभी पूरी तरह गोपनीय है, कहीं सूत्रों के हवाले से लीक नहीं हुई। इस पर भी सिविल सोसाइटी में थोड़ा कहीं ना कहीं आक्रोश है, कहीं ना कहीं जो है वो मरमरिंग है कि जैसे इन्होंने इस तरह जो है वो किया, तो इसमें भी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, चाहे जो रिपोर्ट हो, चाहे इनके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जो भी हो। लेकिन जिस तरह उस मरमरिंग के बीच में ये 21 जजों का प्रॉपर्टी सामने आई है, और यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने एक और काम किया है कि 2022 के बाद से जितने भी आपके क्या कहते हैं कॉलेजियम से जब नामों का जो आपका क्या कहते हैं कैसे चयन हुआ, क्या हुआ, उसमें आईबी की रिपोर्ट के भी नमूने, इसको भी पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दिया है उसकी वेबसाइट पर। जी, उसके बारे में क्या आया है, क्या नहीं आया। तो इस पारदर्शिता के माहौल में मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब जाने के पहले, माने 13 मई के पहले जो रिपोर्ट उनके सामने जो है 3 जजों की कमेटी ने जो है दी है, उसको भी वो सार्वजनिक पूरा या अंश में जरूर करेंगे। ये एक आशावादी नोट है मेरा उसके लिए आपसे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सब चीजों को ही सार्वजनिक किया है, चाहे आपका ये हो, चाहे आपका यशवंत वर्मा के खिलाफ जो शिकायत हुई हो, जो उसका जो आपका क्या कहते हैं वीडियो बना हो, वो भी अपलोड किया गया था जो उनको मिला था। उस तरह जो है लगता है कि ये भी जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग सकता है, लेकिन ये भी अपलोड होगा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर उनके जाने के पहले। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जाने के पहले, अब इसके बाद भी 2-3 बात हो सकती है कि या तो उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो सकता है यशवंत वर्मा के खिलाफ, या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश जो है वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट रख करके जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं। अभी सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि ये करेंगे कि अगले करेंगे, लेकिन ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके रिटायरमेंट के पहले यशवंत वर्मा की रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि किन 13 जजों का फिलहाल 11 में से 12 जजों का नाम जो है वो है जो नहीं आया है। तो उसमें है जस्टिस जेके महेश्वरी का अभी तक जो है एफिडेविट को नहीं आया, संपत्ति की घोषणा नहीं हुई है वेबसाइट पर।
ये मैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के आधार पर बता रहा हूँ। जस्टिस बीवी नागरत्ना जो आगे चल के चीफ जस्टिस बनने वाली हैं, इनका नहीं घोषित हुआ है। जस्टिस दीपांकर दत्ता का नहीं हुआ है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का नहीं हुआ है। जस्टिस मनोज मिश्रा का नहीं हुआ है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का नहीं हुआ है। जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले का नहीं हुआ है। जस्टिस आर महादेवन का नहीं हुआ है। जस्टिस ज्योमाला बागची का नहीं हुआ है। जस्टिस अरविंद कुमार का नहीं हुआ है और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। लेकिन हम समझा जाता है कि आज के डिक्लेरेशन के बाद 13 तारीख के पहले हो सकता है कि इनके भी संपत्तियों का डिक्लेरेशन आ जाए और बाकी 21 जजों के क्या संपत्तियां हैं जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर कोई भी जाके खोल के, उसमें कोई गोपनीयता नहीं है, ना कोई ओटीपी है, वो जाके देख सकता है कि किसकी कितनी संपत्ति है। जी ये तो एक अच्छी पहल है और खास तौर से जब टॉप बॉडी से इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात होती है तो वो फिल्टर डाउन करके नीचे तक जाता जी है और उसका प्रभाव पड़ता है। जी सरकार जैसी होती है, जी। थाना भी वैसे ही काम करता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस भी वैसे ही काम करता है। और जी, नहीं, आप कुछ ठीक कह कह रहे रहे थे? हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें बीच में मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में जो उसको 142 में अधिकार मिले हुए हैं, अगर सरकार नहीं सुधार करती तो खुद सुधार करके हम्म सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर दे कि जिस समय नियुक्ति होती है उसी समय जो भी उसके पात्र कुपात्र हैं, जिनका भी नाम जाता है, जिन पे विचार किया जाता है, तो साथ में उनका एफिडेविट भी व्यक्तिगत रूप से लेके जाना चाहिए कि उनके जो है वो संपत्ति कितनी है उस डेट में, उनकी, उनके पति, उनके पाल्य की, और जो है क्या कहते हैं उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा था कि नहीं था, कभी कोई एफआईआर हुई थी कि नहीं थी। जिस तरह एमएलए एमपीज के लिए है वैसे उनके लिए भी अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट उसी को बनाना उसी चाहिए। तो इससे पूरी पारदर्शिता हो जाएगी, कोई हार्ड बर्निंग नहीं होगी। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें एक कलम ये भी जोड़ना चाहिए कि क्या उन्होंने विद्यार्थी जीवन से लेके और जज बनने के पहले तक किसी राजनीतिक विचारधारा के दल विशेष, संगठन विशेष के वो अंशकालिक, सदस्य रहे। पूर्णकालिक सदस्य, पदाधिकारी रहे हैं या नहीं रहे। चलिए, आप जो सवाल मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई अगर करप्शन चार्जेस में फंसते हैं या किसी मिसकंडक्ट में फंसते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, महाभियोग है। या तो रिजिग्नेशन इज नॉट पनिशमेंट, महाभियोग है और वो भी तरह तरह की लीलाएं उसमें हो सकती है। लेकिन आपने जो पॉलिटिशियन से कंपेयर किया कि जैसे एमएलए एमपी को तो 5 साल में जनता के बीच जाना पड़ता है, उनके लिए अलग कोर्ट्स होते हैं। इवन एमएलए एमपी के कोर्ट्स अलग होते हैं। यहाँ लोकपाल को लेकर जो डिबेट चला पिछले महीने, वो हम सब ने देखा ही है कि भाई हायर जुडिशरी लोकपाल के अधीन नहीं। तो आखिर क्या देख रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई बॉडी बन सकती है जैसे एमएलए एमपी का कोर्ट है? जी देखिए, जिस तरह बहस चल रहा है जी और जिस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर एक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा जो है प्रयास लगातार जारी है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही जैसे अब आप शिक्षक हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले कोई इंटरमीडिएट पास करके आता था तो आपके यहाँ सीधे बीए में उसका एडमिशन हो जाता था। जी बीए पास करके आता था, बीएससी पास करके आता था, बीकॉम करके आता था तो सीधे मेरिट में उसका एडमिशन हो जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं। चाहे हम्म जितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली हो, उसको प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा हम्म और प्रवेश परीक्षा में उसको क्वालिफाई करना होगा। ये क्यों हुआ? जी ये इसलिए हुआ कि नंबर में धांधली होने लगी। पता चला कि जो 35% भी लड़का पाने वाला नहीं है उसका 70, 75%, 80% नंबर आने लगे। ये इसलिए हुआ कि अंग्रेजी स्कूलों में जहां हिंदी माध्यम के जो आपके क्या कहते हैं बोर्ड हैं, वहां 70% तक पहुंचने में लड़कों के पसीने छूट जाते थे। और यूपी बोर्ड तो पहले आपका क्या कहते हैं लड़कों का भविष्य नष्ट करने में नंबर 1 था कि जो अंग्रेजी स्कूलों में 80-90%, 95% पाते थे वो भी यूपी बोर्ड के इम्तिहान में आते थे तो 60% पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। जी अब उन्होंने भी सुधार किया है अपना सीबीएसई, उसके तर्ज पर वहां भी अब 95-95% लोग नंबर पा रहे हैं।
अभी तो मध्य प्रदेश में रिजल्ट निकला है जिसमें एक लड़की ने 500 में 500 नंबर पाए। ऐसा पहले संभव नहीं था हिंदी मीडियम में। और हम लोग इसके खुद भुक्तभोगी हैं कि जब एक एक लाइन रट के और लिखा गया और नंबर जो है उसमें जो है कॉपी तो दिखाई नहीं जाती, लेकिन ओवरऑल नंबर जानने पर जो है वो लगा कि जो हमको लिखाया गया, जो चित्र बायोलॉजी में बनाया गया, जो ये बनाया गया, उसके हिसाब से नंबर मिला नहीं। तो जांचने वाले के ऊपर है कि भैया कौन जांचता है। इसी में स्केलिंग सिस्टम भी हुआ जिसकी वजह से तमाम गड़बड़ियां हुई। तो ये जितने भी आपका जो पब्लिक ऑफिस है, जितने भी, मैं तो आईएएस के लिए भी कहूंगा, मैं तो आईएएस के लिए, वकील के लिए, सबके लिए कहूंगा, जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं, आज की डेट में इतनी जो है क्या कहते हैं बेईमानी लोगों में घुस गई है कि सब जगह जो है इस तरह की जो है क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी घोषणा जो है अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि कम से कम जो है और शक होने पर उसकी जांच की भी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, जुडिशरी में जिस तरह अब मान लीजिए कि सबसे संपत्ति की घोषणा कही जाती, पहले हाई कोर्ट के जज संपत्ति घोषित करते थे और सुप्रीम कोर्ट जाता था, लेकिन गोपनीय रहता था। ये पहली बार है, इतिहास ऐतिहासिक है जो सार्वजनिक हुआ है, आपको बता रहे। फिर कहा जाने पर भी सारे लोग नहीं करते थे। अभी मान लीजिए कि 12 लोगों भले लेट करें, ये तो डिबेटेबल हो गया ना, लेकिन आज की डेट में तो 21 लोगों का नाम आया है ना 33 में। तो अगर 33 में 21 का मतलब है कि जो है वो क्या कहते हैं आपका 65% लोगों ने एक प्रकार से घोषणा की है और 33% लोगों ने घोषणा नहीं की। तो ये आप सार्वजनिक रूप से चारों तरफ देख लीजिए, तमाम आए दिन आता है कि जो है साहब क्या कहते हैं एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने आपराधिक इतिहास का जो वर्णन नहीं किया है। हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी तमाम बार जो है मुख्यमंत्री बने, ये बने, और तब उन्होंने नहीं घोषणा की थी कि उनकी एक अदद पत्नी भी है। और उन्होंने बनारस में जब इलेक्शन लड़ने गए एमपी वाला, तो पहली बार घोषणा की, पूरा देश इस तरह गया क्या है। अभी तक तो इनको लोग जो है वो छड़ा समझते थे, ये तो भाई शादीशुदा है, उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी की खोज होने लगी। पता चला हीरा बेन को जो है उन्होंने कितने दिन से जो है क्या कहते हैं मतलब त्याग रखा है। वो जो है वो क्या कहते हैं आपके पॉलिटिकल हाइबरनेशन में चले गए थे हीरा बेन को त्याग करके। तो ये तो जो एफिडेविट से पता चला ना, नहीं तो अगर एफिडेविट नहीं होता तो आज तक आपको पता नहीं चलता कि प्रधानमंत्री जी विवाहित है कि नहीं विवाहित है। आज तक अभी डिग्री का जो है वो क्या कहते हैं सत्यापन का जो मामला फंसा हुआ है, कितने मुकदमे फंसे हुए हैं, कितने लोगों के खिलाफ जो है उनकी डिग्री को लेकर के जो है मतलब फर्जी वो जो है क्या कहते हैं जवाबी कीर्तन देशद्रोह का कायम हो चुका है इधर से उधर से। तो कहने का मतलब है कि अगर पारदर्शिता जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, तो ये पारदर्शिता स्वागत योग्य है, लेकिन मुकम्मल होनी चाहिए और ये परमानेंट फीचर होना चाहिए जिसका कि कोई मिसयूज जो है क्या कहते हैं भविष्य में ना करे। और ये जितने भी पब्लिक वो हैं, जैसे मान लीजिए कि लोकपाल आमतौर पर रिटायर्ड जज ही बनते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ही बनते हैं, सीएलटी में रिटायर्ड जज ही जाते हैं, एनजीटी में रिटायर्ड जज ही जाते हैं। तो जब वहां जाते हैं तो वहां नियुक्ति के पहले फिर उनका जो है क्या कहते हैं एफिडेविट लिया जाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वो जब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वहां जो उनकी नवैयत क्या है, उनकी उस समय आय की पोजीशन क्या है। और वो जो पुराना वाला उससे लोग तुलना भी कर सकते हैं कि जो वैधानिक आय है इतने दिनों में और अभी जो आप आय प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें कोई साम्यता है कि नहीं है। आखिर किस लिए ये प्रॉपर्टी की घोषणा हो रही, इसीलिए हो रही ना कि आगे चल के फिर कोई बात हो तो उसमें हो ना कि भाई इन्होंने इतना घोषित किया था तो ये घोषित वाला कहाँ से आ गया। और जब चारों ओर ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान है या ब्लैक मनी के खिलाफ माहौल है, तो कोई उसमें जो है वो क्या कहते हैं इम्यूनिटी क्यों किसी को मिले, सब लोग क्यों नहीं उसकी परिधि में जो है मतलब लाए जाएं, ये महत्वपूर्ण है सर। नहीं, वही सेल्फ रेगुलेटरी ट्रिब्यूनल जैसे एमएलए एमपी के लिए सेपरेट कोर्ट है, तो क्या जुडिशरी इस दिशा में आगे बढ़ सकती है कि अपना ट्रिब्यूनल बनाए और वहां बाकायदा प्रोसीडिंग। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ केवल जुडिशरी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जितने लोग नियुक्त होते हैं, कलेक्टर कमिश्नर नियुक्त होते हैं, एडीएम एसडीएम नियुक्त होते हैं, तहसीलदार नियुक्त होते हैं, इनका भी होना चाहिए। आपसे बता रहे हैं दरोगा लेवल से भी होना चाहिए। दिल्ली में सेंट्रल इंस्पेक्टर एक्साइज के हों, कस्टम के हों, उनका भी होना चाहिए। आपसे बता रहे क्योंकि अब इस लेवल पर जो है हमारी बेईमानी और वो पहुंच गया है
कि लोग वेतन को तो जो है वो क्या कहते हैं, सोचते हैं कि तो पेंशन मिली हुई है, वो जो ऊपरी आमदनी है उसी से खर्चा चलाते हैं, उसमें बचाते भी हैं। और वेतन को तो छूते तक नहीं है, वो तो बैंक में टहियाते रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और पीपीएफ में जमा करते हैं तमाम, और उसमें निवेश करते हैं जहां से इनकम टैक्स बच सकता है। तो करें, वो उनका अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। तो फिर खर्चवा कहाँ से चलता है, उतना मेंटेन कहाँ से होता है? ये सवाल है कि नहीं है? तो अगर आम आदमी के लिए, प्रोफेसर रतन लाल के लिए, जेपी सिंह के लिए, या सोनू के लिए, या संजीव पांडे के लिए, या किसी के लिए भी है, तो ये उन लोगों के लिए भी है। जी जी। चलिए शुक्रिया सर, लेकिन जो कुछ भी हो शुरुआत अच्छी है और इसको इसी पटरी पे आगे बढ़ाया गया 2 कदम आगे हर समय, तो बेहतर एक व्यवस्था बन सकती है। लेकिन राजनीतिक तौर से देखने में ये भी आया है कि जो पहले कानून बने हैं, वो भी इफेक्टिव तरीके से अभी काम नहीं कर रहे हैं। पारदर्शिता का आलम यह है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री बता ही देनी चाहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू।